नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर बायर्स गाइड वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं इस ऑडी A6 के बारे में बात करूंगा। अगर आप भी इस शेप की ऑडी A6 ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो को एंड तक देखना। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि इंजन के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, इसके एयर सस्पेंशन में क्या दिक्कत हो सकती है, ट्रांसमिशन में क्या क्या दिक्कत हो सकती है और जनरली और क्या क्या गाड़ी में खराब हो सकता है या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप गाड़ी को देखने जाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ये ऑडी A6 ढूंढते हो फेसबुक मार्केट प्लेस पे, OLX पर या फिर किसी भी डीलर के पास देखने जाते हो तो 95% जो आप गाड़ी देख रहे हो उसके अंदर एक ही इंजन होता है जो कि 2.0 TDI इंजन होता है इसका। ये A6 की मार्केट इतनी ज्यादा पॉपुलर भी है और इतनी ज्यादा सस्ती भी हो गई कुछ टाइम में कि आपको 4 लाख से A6 देखने को मिल जाएंगी फेसबुक मार्केट प्लेस पे कुछ गाड़ियां, और 5-6 का तो नॉर्मल रेट है। तो अगर 5-6 लाख रुपए में आप एक ऑडी A6 ले सकते हो तो सारे सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी डील होगी। बट अगर आपने कभी ऑडी A6 रखी नहीं है पहले तो मैं बता देता हूँ इसके अंदर काफी सारी दिक्कत हो सकती है। ये A6 इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट कर चुकी है, जो गाड़ी आप एक 45-50 लाख रुपए की लेते थे 2011 में, आज वही गाड़ी आप 4-5 लाख की ले रहे हो। डेप्रिसिएशन वाइज ये डील अच्छी लगेगी आपको, बट इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं अगर हम 5-6 लाख से कंपेयर करें तो। A6 का जो फेसलिफ्ट वर्जन है वो 2015 के अंदर आया था, जिसके अंदर आगे पीछे के बम्पर, आगे पीछे की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स वो थोड़ी डिफरेंट थी, बट इंटीरियर सेम था। इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी बड़े साइज मिलते हैं, 17 और 18 इंचेस। तो प्री फेसलिफ्ट के अंदर 2011 से लेकर 2015 तक आपको ऐसे टाइप की A6 देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही नॉर्मल है। एक टेक्नोलॉजी वर्जन आता था इस गाड़ी का जिसके अंदर आपको अपग्रेडेड हेडलाइट्स मिलती थी मैट्रिक्स वाली, आगे पीछे के बम्पर थोड़े डिफरेंट होते थे, इंटीरियर में आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलता था, बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती थी और ट्रैक पैड देखने को मिलता था। इसी के साथ साथ रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी आपको इस वर्जन में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो प्री फेसलिफ्ट के अंदर 2 वर्जन होंगे, एक टेक्नो पैक वाली गाड़ी जिसके अंदर मैट्रिक्स हेडलाइट होंगी और एक जो नॉर्मल गाड़ी होगी जिसके अंदर टेक्नो पैक नहीं होगा। इसके अंदर जो डीजल इंजन आता था वो टर्बो होता था ड्यूल ओवरहेड कैम के साथ, और ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। A6 के अंदर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, रियर व्हील ड्राइव नहीं होती है। जो प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियां हैं उसके अंदर आपको CVT मल्टीट्रॉनिक 7 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। इस इंजन की पावर अराउंड 130 किलोवाट की होती है एट 4200 RPM, 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दे सकती है ये, अराउंड 750 RPM। अगर आप 2011-12 के अंदर गाड़ी खरीदते थे तो आपको अराउंड 45 या 46 लाख के अराउंड मिलती थी ये, और 2015 के बाद आपको 50-60 के आसपास मिलती थी। तो इसके बेसिक जानने के बाद सबसे पहले चलते हैं इसके एयर सस्पेंशन पर। इस गाड़ी के अंदर आपको चारों कॉर्नर पर एयर सस्पेंशन मिलता है। अगर आप लोगों को एयर सस्पेंशन के बारे में नहीं पता तो ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे हमारे नॉर्मल गाड़ी के सेटअप में हाइट के लिए स्प्रिंग दिया होता है, एक हाइड्रोलिक शॉकर होता है और माउंट होता है, ऐसा कुछ दिखता है वो। इसमें आप गाड़ी की हाइट एडजस्ट नहीं करते हो, मतलब जो राइड हाइट है गाड़ी की वो उतनी ही होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये गाड़ी इतनी नीचे है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो इसको टैकल करने के लिए A6 के अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिलता था ताकि आप गाड़ी को रेज कर पाओ अगर आप रफ पैचेस से जा रहे हो या फिर आगे कोई बड़ा स्पीड बम्प है इंडिया में जैसे। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ऑडी के अंदर एयर सस्पेंशन है तो कहीं पर गाड़ी लगेगी नहीं, बट आप उसको रेज कर अगर चलाते हो ज्यादा टाइम तक तो जो एयर सस्पेंशन के शॉकर होते हैं इसके अंदर माइनर लीक हो जाती है, जैसे हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है। ये वेयर एंड टेयर काफी सालों के बाद हो सकता है, बट अगर आप कोई 11-12 की गाड़ी देख रहे हो और उसके ऊपर अभी भी ओरिजिनल शॉकर लगे हुए हैं, चाहे वो गाड़ी 20-30 हजार 40 हजार किलोमीटर चली हो, जो रबर का मटेरियल है वो वेयर आउट होता ही है। अगर आप उसको यूज ना भी करोगे तो रबर डिग्रेड होती है ओवर द टाइम। तो जब एयर सस्पेंशन के अंदर लीक डेवलप हो जाती है, लीक होने पर जब आप गाड़ी को पार्क करोगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ऐसे स्लैम हो सकती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर लीक है, और राइड हाइट कंट्रोल सेंसर की वजह से अगर एक साइड से नीचे जा रही है गाड़ी तो दूसरी साइड से भी अपने आप लोअर कर देती है ताकि जो साइड ठीक है उसको डैमेज ना हो। ये एयर सस्पेंशन अगर आप कंपनी से करवाना चाहते हो फिक्स, तो कंपनी क्या करती है, चारों एयर सस्पेंशन के शॉकर को रिप्लेस करेगी, एयर कंप्रेसर डालेगी, वेल्व ब्लॉक डालेगा, लाइनें चेंज होंगी, मतलब जितना भी सिस्टम है एयर सस्पेंशन का वो सारा चेंज होगा। 4-4.5 लाख का खर्चा आ सकता है अगर आप कंपनी से करवाते हो। तो अगर आप कोई 5 लाख की चीज ले रहे हो और उसका 4-4.5 लाख का बिल हो सकता है कंपनी में, तो उसकी 95% वैल्यू का आप काम करवा सकते हो गाड़ी में अगर एयर सस्पेंशन में दिक्कत आती है, अगर आप कंपनी से कराना चाहते हो तो। अगर आप एयर सस्पेंशन के शॉकर बाहर रिप्लेस करते हो तो आगे वाले शॉकर आपको अराउंड 60-50 के आसपास मिल सकते हैं, आफ्टर मार्केट के अंदर कह रहा हूं मैं। अगर आप इसका ओरिजिनल शॉकर लेने जाओगे तो 1 लाख से ज्यादा का मिलेगा। बिल्स्टीन जैसे शॉकर लोगी वो भी 80-90 थाउजेंड के आसपास होंगे। पीछे के जो शॉकर हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसके अंदर ऐसे बलून टाइप के होते हैं जिसके अंदर एयर फिल होती है, ये आपको 30-35 हजार तक के मिल सकते हैं, और कंपनी में ये भी 70
50,000 से लेके 1 लाख के बीच में मिल सकते हैं। ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये इंडिविजुअल एक शॉकर के बता रहा हूँ, मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एयर सस्पेंशन के शॉकर के अंदर जो एयर फिल करता है उसको एयर कंप्रेसर बोलते हैं, जो एक छोटा सा कंप्रेसर होता है। जब वो चलता है तो वो हवा बनाता है और वो एक टैंक में जाके स्टोर हो जाती है, और जब हम गाड़ी को रेस करेंगे तो जो एक्सेसिव एयर स्टोर्ड है टैंक में वो एयरलाइन के थ्रू हमारे शॉकर तक जाता है। ऐसे ये सारा एयर सस्पेंशन काम करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2-3 मोड मिलते हैं, कंफर्ट, इंडिविजुअल, डायनामिक और ऑटो का भी ऑप्शन होता है। कंफर्ट के अंदर थोड़ा सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा, डायनामिक के अंदर गाड़ी थोड़ी लोअर हो जाएगी, स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा, सस्पेंशन भी टाइट हो जाएगा ताकि गाड़ी का बॉडी रोल कम हो। इस गाड़ी के रियर के अंदर बलून के साथ एक शॉकर दिया होता है हाइड्रोलिक, और उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है। ये शॉकर भी अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हो तो 35 से 40 हजार रुपए के आएंगे। इस एयर सस्पेंशन के शॉकर को रिमूव करने के लिए आपको काफी सारी चीजें खोलनी पड़ती हैं। इंजन के ऊपर एक आपको प्लास्टिक का कवर मिलता है, उसको आपको उठाना पड़ता है ताकि आप इसके बोल्ट को एक्सेस कर पाओ, और नीचे आपको कंट्रोल आर्म भी रिमूव करने पड़ सकते हैं इस शॉकर को बाहर निकालने के लिए। बाहर निकालने के बाद आप एक एयरलाइन से इसके शॉकर को चेक कर सकते हो। ऐसे तो जो शॉकर है वो इन्फ्लेट होगा, ये मिमिक करेगा जैसे हमारा एयर कंप्रेसर हमारे गाड़ी में सिग्नल दे के हवा देता है, और इस टाइम पर आप इसके एयर सस्पेंशन के शॉकर चेक कर सकते हो। एयर प्रेशर देने के बाद हम इसके शॉकर चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करने पर यहाँ पर आप देख रहे हो सेंटर के अंदर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हवा लीक हो रही है। ये सेम डिजाइन है जैसे हमारे गाड़ी में कोई पंक्चर हो जाता या पहले के टाइम पे जैसे ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे तो जब ट्यूब को चेक करते थे वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो काफी लोग सोचते हैं कि जैसे हम पुराने ट्यूबलेस टायर के अंदर पंक्चर लगा देते थे तो वो हो सकता है इसके अंदर भी चल जाए, बट अगर इसके अंदर हम पंक्चर लगाते हैं तो वो कामयाब नहीं होता और वो और ज्यादा खराब हो जाता है। अगर बिल्कुल भी एयर होल्ड नहीं होगी तो गाड़ी बिल्कुल नीचे हो जाएगी और फिर ड्राइव नहीं कर सकते हो आप, और फिर आपको टो करवा कर उसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। A6 के अंदर जो दूसरी दिक्कत हो सकती है वो कंट्रोल आर्म के ऊपर एक सेंसर होता है, ऐसा कंट्रोल लेवल सेंसर बोलते हैं इसको, राइड हाइट कंट्रोल सेंसर, जो आपकी कंट्रोल आर्म पर लगी होती है, और ये हमारे गाड़ी को बताता है कि गाड़ी की हाइट फिलहाल कितनी है ताकि वो सारे साइड पर या चारों कॉर्नर पर सेम हाइट को मेंटेन कर पाए। अगर ये राइड हाइट सेंसर खराब हो जाएगा, ऐसे केस के अंदर जब सेंसर खराब हो जाते हैं तो या तो आपकी गाड़ी एकदम से ऊपर उठ जाएगी या बिल्कुल नीचे हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी को पता नहीं है कि उसकी राइड हाइट फिलहाल है क्या, और आपको इंटीरियर में एयर सस्पेंशन का एरर भी आएगा। तो जरूरी नहीं कि एयर सस्पेंशन के शॉकर में सीधा लीक हो, ये सेंसर की भी दिक्कत हो सकती है। एक और तरीका बताता हूँ आपको एयर सस्पेंशन को चेक करने का। तो अगर आप कोई गाड़ी देखने जाते हो तो उसका सस्पेंशन को रेज करो और उस पर थोड़ी धीरे धीरे ड्राइव करो। अगर आपको कोई एयर सस्पेंशन का मैसेज आता है या फिर आपको कोई आवाज आ रही है या फिर आपकी हाइट नीचे हो रही है गाड़ी की, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एयर सस्पेंशन में शॉकर में लीक है। रेस करने के बाद 80 की स्पीड तक ये ऐसे ही होल्ड करेगा अपनी पोजीशन। जैसे गाड़ी 80 से ज्यादा जाएगी एयर सस्पेंशन ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा और अपनी राइड हाइट लोअर कर देगा। टेस्ट ड्राइव करने के बाद रेस करके गाड़ी को आप पार्क कर सकते हो। अगर एक दिन के अंदर वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही है तो उसका एयर सस्पेंशन ठीक है। अगर एक दिन के बाद वो जो राइड हाइट है वो कम हो चुकी है, इसका मतलब भी इसकी कहीं ना कहीं एयर सस्पेंशन में लीक है। A6 के अंदर एयर सस्पेंशन की सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है, तो जब भी आप गाड़ी देखने जाओ मेक श्योर कि उसकी एयर सस्पेंशन में कोई दिक्कत ना हो। एयर सस्पेंशन के बाद आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग रैक पर। स्टीयरिंग में स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग रैक होता है या EPS स्टीयरिंग होता है। इस स्टीयरिंग के अंदर कोई भी पावर स्टीयरिंग का पंप नहीं लगा होता। इसके अंदर आपको एक कंट्रोल यूनिट मिलती है ऐसी, जो हमारे स्टीयरिंग रैक के नीचे लगी होती है, जो इसका ब्रेन होता है, और इसके अंदर एक मोटर होती है और बेल्ट होती है जो इसको ड्राइव करती है। ये स्टीयरिंग मेंटेनेंस फ्री होती है, इसके अंदर कभी भी ऑयल आपको डालने की जरूरत नहीं होती। बट क्या होता है कि विद टाइम जो इसकी सील है वो खराब हो जाती है, और जब आप गाड़ी को पानी में से लेके जाओगे या अगर पडल होगा कहीं पे वहां से आप ड्राइव करते हो तो सबसे जो लोअर पार्ट है वो आपका स्टीयरिंग रैक ही है। तो इस स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी आ सकता है, वो सील से भी आ सकता है, या फिर अगर आपका कोई बूट फटा होगा टाई एंड का, वहां से भी पानी हमारे स्टीयरिंग रैक के अंदर एंटर कर सकता है। स्टीयरिंग के अंदर एंटर करने के बाद पानी ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो शॉर्ट हो सकते हैं और आपका जो स्टीयरिंग रैक हो कम्प्लीटली डेड हो सकता है। अगर डेड नहीं हुआ स्टीयरिंग रैक बट आपको कोई आवाज आ रही है या फिर आपका स्टीयरिंग ऐसी कुछ हरकत कर रहा है, अगर आप राइट टर्न करते हो तो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट टर्न करते हो तो राइट मुड़ता है अपने आप ही, और अगर आप उसको ऐसे छोड़ते हो तो अपने आप शेक करने लगता है। तो बहुत ही वियर्ड चीज है, शायद आपने पहले ना देखा हो ऐसे, बट इस A6 के अंदर ये बहुत ही नॉर्मल दिक्कत है वाटर डैमेज की वजह से। इस स्टीयरिंग को देखो, अब ये A6 है 2014 मॉडल। इसके स्टीयरिंग रैक में पानी जाने की वजह से काफी सारी चीजों में नुकसान हुआ था, और अगर आप ये स्टीयरिंग रैक सेकंड हैंड भी लेते हो जब भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। उसके बाद कोडिंग करने के एडिशनल चार्जेस होते हैं। इस सेकंड हैंड पार्ट का मैं बता रहा हूँ आपको। नया स्टीयरिंग रैक और भी महंगा है। स्टीयरिंग रैक को अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो ऐसे इजीली मिलते नहीं है। अगर किसी के पास कोई डैमेज रैक है और उसके इंटरनल पार्ट ठीक है तो लोग ऐसे रिपेयर करते हैं इसको। रिपेयर के अंदर भी आपके 50-60,000 इजीली लग सकते हैं छोटे मोटे पार्ट के लिए भी, और हो सकता है वो रिपेयर भी ना हो। इस स्टीयरिंग रैक का जो ब्रेन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ऐसा कुछ दिखता है ये। अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये भी 40-50 हजार तक का मिलता है आपको सेकंड हैंड, और इसको भी प्रोग्राम करना पड़ता
पड़ता है, तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार कितने भी चार्ज कर सकते हैं लोग। तो सिर्फ स्टीयरिंग रैक बदलवाने के लिए आपको 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ सकता है। इसमें जो लेबर कॉस्ट अभी ऐड नहीं की है मैंने, अगर आप किसी वर्कशॉप पे दोगे तो वो अपनी लेबर भी चार्ज करेंगे। तो स्टीयरिंग की एक मोटी दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी पहले ही बहुत नीची है और हमारे इंडिया में हर जगह पानी भरा ही होता है, थोड़ा बहुत भी पानी जाने की वजह से दिक्कत आ सकती है। स्टीयरिंग रैक के बाद इसके कंट्रोल आर्म्स पर आ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 लोअर कंट्रोल आर्म मिलेंगे, एक अपर कंट्रोल आर्म मिलेगा, एक स्टीयरिंग टाई रॉड एंड होगी और एक लिंक रोड होगा और एक एयर सस्पेंशन का शॉकर होता है। बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं कि A6 के सस्पेंशन में। इसके बुश वेयर आउट हो सकते हैं बहुत इजीली, और अगर आप इसकी ओरिजिनल बुश किट लेना चाहोगे लेम्फोर्डर की, तो बुश किट अराउंड 20-25 हज़ार की है। लेम्फोर्डर एक OEM ब्रांड है जिसके कंट्रोल आर्म्स BMW यूज करता है अपनी गाड़ियों में। आफ्टर मार्केट भी जो बुश किट है वो अराउंड 10-12 हज़ार की आती है। इस कंट्रोल आर्म के ऊपर बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट भी 5-6 हज़ार का आता है, एक सेट कई बार 10-12 हज़ार का आता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे। चाइनीज और ताइवान पार्ट्स आपको बिल्कुल आधे कॉस्ट में मिल सकते हैं, बट वो इस गाड़ी पे कामयाब नहीं होंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। 2 बार सेम चाइनीज पार्ट लगाने की बजाय एक बार ओरिजिनल पार्ट लगाओगे तो आपकी गाड़ी ज्यादा रिलायबल होगी। बार बार सस्पेंशन को रिमूव करोगे तो काफी सारी चीजों का नुकसान हो सकता है, जैसे इस नक्कल का। अपर कंट्रोल आर्म रिमूव करते टाइम इन नक्कल को आपको रिमूव करना पड़ता है और काफी केसेस के अंदर ये ऐसे टूट जाती है, फिर आपको पूरा नक्कल चेंज करना पड़ेगा। सेकंड हैंड नक्कल भी आपको 20-25 हज़ार के मिल सकती है एक साइड पे, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारा एल्यूमिनियम होता है, इसको वेल्ड भी नहीं करा सकते हो आप। स्टीयरिंग टाई एंड जो लेम्फोर्डर के ओरिजिनल है वो अराउंड 15,000 के हैं। 6 से 7 हज़ार की इसकी लिंक रोड का सेट होगा। अपर कंट्रोल आर्म भी 20-25 हज़ार के हैं अगर आप नहीं लेते हो तो, क्योंकि इसके बॉल जॉइंट यूजुअली रिप्लेस नहीं करते लोग। अगर गाड़ी कॉर्नर पर ज्यादा स्टेबल नहीं है तो जो इसकी जंपिंग रोड है उसके बुश को चेंज करो, वो भी एक कारण हो सकता है। बुश भी आपको 7-8 हज़ार के मिल सकते हैं ओरिजिनल। इसके बाद इसके आउटसाइड पर आ जाते हैं। इसकी जो आगे की हेडलाइट है उसके DRL येलो हो जाते हैं इस जनरेशन में, और ये आपको मैट्रिक्स वाली हेडलाइट जो 2015 के अंदर आई थी फेसलिफ्ट में उसके अंदर भी हो सकता है, और जो प्री फेसलिफ्ट वाली ऐसी गाड़ियां उनके अंदर भी, दोनों की जो हेडलाइट है ये उनके DRL येलो हो सकते हैं। 10 साल के बाद जो इसकी हेडलाइट की सील है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जब भी आप गाड़ी को वॉश करोगे आपको एक ऐसा फॉगी हेडलाइट देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको इग्नोर करते रहोगे तो हेडलाइट के अंदर डैमेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फिर आपको हेडलाइट को चेंज करना पड़ेगा। हेडलाइट इसकी ताइवान वाली बताऊं मैं, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 25 से 30 हज़ार की आएगी। उसके अंदर पर इंटरनल कुछ भी नहीं होता, आपको सारी चीजें स्वैप करनी होती है पुरानी हेडलाइट से, जैसे ब्लास्टर, HID के बल्ब, ये सारी चीजें पुरानी लगानी होती है। तो अगर ब्लास्टर खराब हो गया, बल्ब खराब हुआ है तो वो आपको नए लेने पड़ेंगे, तो उसका भी एक एडिशनल कॉस्ट होता है। तो एक हेडलाइट अगर आप नहीं लगाते हो ताइवानी भी तो 50 हज़ार तक की हो सकती है। सेकंड हैंड कोई ढूंढते हो 30-40 हज़ार की आपको हेडलाइट मिलेगी यूज्ड। टेल लाइट के अंदर भी आपको मॉइस्चर की दिक्कत आ सकती है, और टेल लाइट की जो बीच वाली डिग्गी वाली लाइट है उसके अंदर ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी जो वायरिंग है वो ब्रेक हो जाती है। तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली लाइट में दिक्कत है या वायरिंग में दिक्कत है। 10 साल होने के बाद इस गाड़ी का जो स्टार्टर है वो भी वीक हो जाता है और उसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। बैटरी इसकी हर 3-4 साल के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इसके अंदर 100 दिन की बैटरी लगती है ऐसी, जो अराउंड 16,000-17,000 की आपको मिल सकती है। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आपको मिलता है। सनरूफ के अंदर 4 इंडिविजुअल कॉर्नर पर ड्रेन होता है जो मिट्टी की वजह से क्लॉग हो जाता है, फिर उसका जो पानी है वो हमारे इंटीरियर को डैमेज कर सकता है। इंटीरियर में पानी आने की वजह से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज हो सकता है, और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सनरूफ को एक बार क्लीन करना चाहिए आपको महीने में, ताकि ये जो ड्रेन होल्स हैं वो साफ रहें। इस गाड़ी के अंदर वाइपर के नीचे यहाँ पर मैश की ग्रिल होती है और वहां पर पानी आ सकता है, और यहाँ पर ही आपका फ्यूज बॉक्स होता है, और इस फ्यूज बॉक्स के अंदर अगर पानी आएगा तो जो वायरिंग है वो डैमेज हो जाती है ऐसे। इसके बाद आपको काफी सारी वियर्ड चीजें देखने को मिलेंगी इंटीरियर में। गाड़ी चलते चलते बंद हो जाएगी या स्टार्ट नहीं होगी, कभी स्टार्ट होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ वियर्ड चीज हो रही है तो इस फ्यूज बॉक्स को खोल के देखो, अगर यहाँ पर पानी है तो इसकी वायरिंग चेक करो। ऐसे कोरोजन होना इस A6 के अंदर बहुत कॉमन दिक्कत है। दूसरा एक बहुत कॉमन दिक्कत जो इस गाड़ी के अंदर है, अगर आपको स्टीयरिंग की, एयर सस्पेंशन की, ट्रैक्शन की ऐसे रैंडम कोड्स आ रहे हैं जब आप गाड़ी के अंदर काफी सारे लोग होते हो और जब आप अकेले चला रहे होते हो सकता है आपको एरर ना आए। इस वियर्ड इशू का भी एक बहुत ईजी सोल्यूशन है। क्या है, रियर सीट के सेंटर के अंदर एक मॉड्यूल है ऐसा, इसकी जो वायर है वो ऐसे राउट की गई है कि वो ब्रेक हो जाती है। जैसे लोग पीछे वाली सीट पे बैठेंगे तो कई बार क्या होता है कि वो वायर अगर ट्रिप हुई है तो वो कनेक्शन बना लेती है, वजन नहीं होगा तो वो कनेक्शन नहीं बनाएगी। तो ऐसे वियर्ड चीजें हो सकती है इस मॉड्यूल के साथ भी। सेंटर की जो MMI स्क्रीन है, इसका जो मैकेनिज्म है वो खराब हो सकता है, बट वो बहुत कम गाड़ियों में है। A6 की जो ये स्क्रीन है इतनी ज्यादा खराब नहीं होती, इसके लॉक, ना ही इसका कोई स्पीकर ज्यादा ऐसा खराब होता है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर बोस का ऑडियो सिस्टम आया है टेक्नोपैक वाली गाड़ियों में, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई स्पीकर से आवाज आ रही होगी, वो भी फिक्स हो सकता है, रिपेयर हो जाते हैं स्पीकर। इसका जो गियर लीवर होता है उसको आप फिजिकली मूव करते हो पार्क में, रिवर्स में, न्यूट्रल में या ड्राइव में। इसकी जो केबल है वो स्ट्रेच हो जाती है। गियर लीवर की जो केबल है वो स्ट्रेच होने के बाद गाड़ी गियर में नहीं जाएगी। काफी बार लोगों को लगता है कि गियर बॉक्स में दिक्कत है, बट ये सिर्फ एक केबल इशू होता है। ऑडी के ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन में ज्यादातर दिक्कत नहीं आती है अगर आप इसको टाइम टू टाइम सर्विस करते हो तो 80 या 90,000 किलोमीटर या 5 साल के अंदर आपको इसकी सर्विस करनी होती है, जिसके अंदर आप इसका ट्रांसमिशन फिल्टर चेंज करोगे, गैस्केट चेंज करोगे और इसके अंदर 6 से 7 लीटर तक का ट्रांसमिशन ऑयल आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कैसे रिफिल करते हैं या उसको सर्विस कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों के अंदर जो इसका ट्रांसमिशन है वो अपग्रेड कर दिया था और उसके अंदर आपको DL382-7F का ट्रांसमिशन मिलता था। ट्रांसमिशन को अगर आप सर्विस करते रहो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बट अगर आप ट्रांसमिशन को सर्विस नहीं करते हो, 1.5-2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला देते हो तो हो सकता है आपके गियर स्लिप करने लग जाएं या फिर वेल बॉडी के अंदर दिक्कत आ सकती है। ट्रांसमिशन के बाद आ जाते हैं इंटीरियर पर। इसकी गाड़ी की जो लेदर क्वालिटी है वो इतनी खराब नहीं है, ना ही जो इसका लेदर है वो ज्यादा खराब होता है। हाउएवर जो इसकी सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इस टाइम की 5 सीरीज से कंपेयर करो तो इस गाड़ी की सीट थोड़ी नैरो है और ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका बैक भी पेन हो सकता है। अगर हम 5 सीरीज और A6 को जो की कंपेरिजन लोग काफी करते हैं, अगर सीट कंपेयर करें तो 5 सीरीज की मच बेटर सीट है और बहुत कंफर्टेबल है। ब्रेक्स में आपको आगे पीछे रोटर्स मिलते हैं या डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट के अंदर आपको ब्रेक पैड वेयर सेंसर मिलेगा जो हमारे ब्रेक पैड्स पर लगा होता है। जब ब्रेक पैड वॉर्न हो जाएंगे एक पॉइंट तक तो ये सेंसर ट्रिप हो जाएगा और हमको ब्रेक्स का एरर आएगा इंटीरियर में, ताकि हम ब्रेक्स को रिप्लेस कर पाए। अगर आपकी गाड़ी 80-90,000 किलोमीटर चल चुकी है तो अब आपको स्टील के रोटर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और ब्रेक पैड्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं ब्रेक जॉब की बात करूँ तो चारों स्टील के रोटर, ब्रेक पैड सेंसर आपको आराम से 60,000 तक का खर्चा हो सकता है, क्योंकि स्टील के रोटर घिसते रहते हैं, फिर इसका जो विड्थ है वो कम हो जाती है और ज्यादा कम होगी तो ये जो रोटर है वो टूट सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंजन पर। तो इसके अंदर 2.0 TDI इंजन मिलता है जो फेसलिफ्ट हुआ था 2015 में, बट दोनों के अंदर सिमिलर सी ही दिक्कत आती है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सबसे पहले क्योंकि ये डीजल इंजन है तो इसका EGR, मैनिफोल्ड, DPF तीनों क्लॉग हो सकते हैं क्योंकि BS4 में आती है। अगर गाड़ी सिटी ड्रिवन है और कभी हाईवे पे ज्यादा जाती नहीं है तो ये ज्यादा क्लॉग मिलेगा। अगर गाड़ी थोड़ी हाई माइलेज है और हाईवे पर ज्यादा चलती है तो आपको EGR, मैनिफोल्ड, DPF के इश्यूज कम मिलेंगे, बट फिर भी हर 60,000 किलोमीटर पर EGR को साफ करना चाहिए आपको। EGR और मैनिफोल्ड को एक साथ साफ करो ताकि आपकी गाड़ी अच्छे से ब्रीथ कर पाए। लीक हो सकती है वेल्व कवर गैस्केट से, ऑयल कूलर से, और इस गाड़ी की रिटर्न पाइप भी लीक कर सकती है जो इंजेक्टर के ऊपर लगी होती है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको टाइमिंग चेन नहीं मिलती, टाइमिंग बेल्ट मिलती है। उस टाइमिंग बेल्ट को भी आपको सर्विस करना होता है 70 से 80,000 किलोमीटर के आसपास या 5 साल के अंदर। अगर इस टाइम इंटरवल से ज्यादा हो चुका है तो इसकी बेल्ट को इंस्पेक्ट कराओ, क्योंकि अगर वो टूट जाती है तो आपके इंजन के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और फिर रीबिल्ड करने का कोई फायदा नहीं होगा। इतने का ही आपको यूज्ड इंजन मिल जाएगा, इतने ही इस पे लग जाएंगे रिपेयर करने में। तो गाड़ी को लेते ही टाइमिंग बेल्ट चेक कराओ। वाटर पंप के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, वाटर पंप भी लीक कर सकता है, तो जब टाइमिंग प्लेट चेक कर रहे हो आप तो वाटर पंप को भी चेक करो। अगर वाटर पंप से कूलेंट लीक हो रहा है तो टाइमिंग कंपोनेंट्स के साथ साथ वाटर पंप को भी साथ ही रिप्लेस करो। वाटर पंप के साथ साथ थर्मोस्टेट भी स्टक हो सकता है जिसकी वजह से कूलेंट फ्लो नहीं होगा और आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। टाइमिंग बेल्ट की एक किट आती है, उस किट के साथ साथ जो जो पार्ट्स आपके पास आए उस सब को रिप्लेस कर देना। टाइमिंग बेल्ट की एक अच्छी किट आपको 30 से 40,000 तक की मिलेगी। सस्ती या ताइवानी किट्स के भरोसे मत रहना। अगर टाइमिंग जंप कर दी गाड़ी ने या टाइमिंग बेल्ट टूट गई तो आपका इंजन खराब हो सकता है। इसके साथ साथ इंजन माउंट्स की दिक्कत आ जाती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी। जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे इंजन ऐसे मूव हो सकता है। इसका मतलब है जो इसका इंजन माउंट है वो इतना वेयर आउट हो चुका है कि अब इसकी वाइब्रेशंस को वो डैम्पन नहीं कर पा रहा। A6 के अंदर आपको इस टाइप के इंजन माउंट्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑयल फिल्ड होते हैं। ये भी लैम्फोर्डर का पार्ट होता है। इसके अंदर जो इंजन माउंट कंपनी से आते हैं वो भी लैम्फोर्डर कंपनी से ही होते हैं, तो इसी के साथ इसको रिप्लेस करना। 2 इंजन माउंट और एक ट्रांसमिशन माउंट को एक साथ पेयर में चेंज करना चाहिए और ऐसे कुछ दिखते हैं इसके ट्रांसमिशन माउंट। इस इंजन माउंट पर एक सेंसर भी लगा होता है। काफी बार क्या होता है जब इसका ऑयल निकल जाता है तो ये सेंसर ट्रिप कर जाता है, हमको एरर मैसेज भी आ सकता है। बट अगर आपकी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, जब गाड़ी को आप एक स्टेशनरी पोजीशन पर लेकर आते हो, चलाने के बाद हो सकता है वाइब्रेशन कम हो जाती होगी, इसका मतलब है आपके ट्रांसमिशन माउंट और इंजन माउंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये ट्रांसमिशन माउंट और इंजन माउंट आराम से 30-35,000 तक के आ सकते हैं। कूलेंट एक्सपेंशन टैंक की बॉटल लीक कर सकती है। इस स्टाइल की अगर आपके पास ऑडी है तो ये काफी सारी गाड़ियों में यूज हो रहा है। पसाट के अंदर भी आता है ये और सुपर्ब के अंदर भी आता है। तो ये जो टैंक है वो लीक कर जाता है, फिर आपका कूलेंट यहाँ से लीक होगा। कूलेंट बोतल से जो लाइनें जा रही हैं ये भी लीक कर सकती हैं कूलेंट। तो काफी सारी एल्बोज और कूलेंट का भी ध्यान रखना है, कई जगह से कूलेंट लीक हो सकती है इस गाड़ी में।
में। इसके साथ साथ जब भी आप गाड़ी को देखने जाओ एसी सिस्टम को चेक करना। एसी सिस्टम को चेक करने के लिए ऑब्वियसली पहले तो गाड़ी को ड्राइव करके देखो, अगर एसी ज्यादा कट मार रहा है और इतना इफेक्टिव नहीं है तो गाड़ी को रोक कर एसी की लाइन के ऊपर एक कैप होगी, उसको रिमूव करने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर से आप आगे एक कपड़ा भी रख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें लिक्विड कैसा निकल रहा है। तो जब आप उस नीडल को प्रेस करोगे, अगर आपको ब्लैक रेजिड्यू दिख रहा है ऐसा, इसका मतलब है सिस्टम के अंदर ब्लैकनेस आ गई है और कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कोयल, ये तीनों को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे केस के अंदर अगर आपको कह रहा है कोई एसी कंप्रेसर चेंज करने से काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नया कंप्रेसर भी आपका खराब हो जाएगा 1-2 महीने में और आपको इवेंचुअली एसी कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कोयल इन सबको चेंज ही करना पड़ेगा। ये भी आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है, तो एसी को भी जरूर चेक करना। तो जब भी आप गाड़ी को देखने जाओ, अच्छी लंबी टेस्ट ड्राइव लो। कोई भी गाड़ी को देखने जाओ तो उसको स्कैन जरूर करवाना। स्कैन करवाने के बाद एक बार फोटो ले लेना उन एरर की और एक बार क्लियर करवा कर उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर जरूर लेकर जाओ। टेस्ट ड्राइव से आने के बाद गाड़ी को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है जो परमानेंट एरर है वो अभी भी दोबारा आ जाए और फिर आप टैली कर सकते हो कि पहले कौन से एरर थे और अब कौन से एरर हैं, और नेट पे उसको सर्च कर सकते हो। ऐसे हमको पता चल सकता है कि एक्चुअली में एरर कौन कौन से हैं गाड़ी में। सारी चीजें आपको ऑडी के एमएमआई पे या स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, कुछ स्टोर्ड कोड सिर्फ स्कैनर से ही देख सकते हैं। ईसीएम बीसीएम की एरर है तो इसके जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, वो चीजें रिपेयर हो जाती हैं या रिप्लेस हो सकती हैं, बट वो आप नेगोशिएट कर सकते हो जिससे आप गाड़ी ले रहे हो। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।